आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी अपने एक गीत में लिखते हैं, जिसे मैं खुद मानता हूँ, सब माने न माने, कि उनका जो मास्टरपीस है वो है भोल जब फिर रात खुलली। उसमें एक गीत लाइन है, मैंने भी सैन्य फूला कांडा गीती माला का छाणो, जन एक गीत मैंने भी गैन रोंदो हसाणो। दूसरी विनम्रता उनकी है कि हजारों गीतों की रचना करने वाले, हजारों गीतों को गा करके पूरे उत्तराखंड लोक जीवन के हृदय को उद्वेलित करने वाले, उसे भावों से भरने वाले नरेंद्र सिंह नेगी जी विनम्रता से कहते हैं कि जन एक गीत मैंने भी गैन रोंदो हसाणो। इस मौके पर मुझे यहाँ अवसर दिया, उसके लिए मैं लेखक ललित मोहन रयाल जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। उनकी चारों किताबों के लोकार्पण में मुझे बोलने का अवसर मिला है। मैं इतना बेहतर किताबों की समीक्षा कर नहीं सकता, लेकिन कोशिश करता हूँ। यहाँ उन्होंने अपनी भूमिका की शुरुआत की लोक संगीत के दुनिया भर में मशहूर 3 चितेरों के बारे में, बॉब डिलन, भूपेन हजारिका और नरेंद्र सिंह नेगी जी के बारे में, उनकी कृति के बारे में, उनके जीवन के बारे में, और जिस चीज को उन्होंने अपने गीतों का, कविताओं का केंद्र बनाया, उन सब के बारे में बात की। बॉब डिलन अमेरिकी पृष्ठभूमि से, बिल्कुल शहरी पृष्ठभूमि से, जहाँ वो मजदूरों, अश्वेतों और वंचित लोगों के लिए संघर्ष करते हुए गीत की रचना कर रहे थे। मैंने बॉब डिलन को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, जब नोबेल पुरस्कार की बात आई तब सुना, उनकी रचनाओं को पढ़ा और एक बात महसूस की कि गीतों का स्वर इतना मुखर था कि पूरी दुनिया के आकाश पर छा गया। लेकिन जहाँ शब्दों की मैं बात करता हूँ तो उस समय भाषा में मौजूद जो शब्द थे, जो विलुप्ति के कगार पे नहीं थे, बॉब डिलन की रचनाओं में वो केंद्र में होते हैं। मैं भूपेन हजारिका की बात करूं तो मुझे मालूम पड़ता है कि गुलजार ही भूपेन हजारिका को असमी और बंगाली लोकमानस के बीच से उठा करके शेष हिंदी जो श्रोता हैं, हिंदी जगत में लेके आए थे। गुलजार का शुक्रगुजार इसलिए है कि अगर गुलजार भी ना होते तो भूपेन हजारिका को हम में से बहुत से लोग जानते नहीं। तो भूपेन हजारिका ने जो रचा है, जो कुछ लिखा है, उसके बारे में लेखक रयाल जी लिखते हैं कि भूपेन हजारिका असम की उसी मैदानी और पहाड़ी विस्तृत पृष्ठभूमि से निकले हैं जिनके सामने ब्रह्मपुत्र है, और नरेंद्र सिंह नेगी जी के सामने हिमालय का एक विस्तृत फलक है। ये कहते हैं जहाँ आपका घर है पौड़ी में, उसके सामने हिमालय जो दिखता है, उत्तराखंड में उतनी लंबी श्रृंखला और कहीं से नजर नहीं आती। और जगह के लोग भी दावा करते हैं, लेकिन मैं खुद पौड़ी में अपने 2.5 साल के प्रवास में महसूस किया है कि सुबह धवल आकाश में जब आकाश की नीलिमा और हिमालय का धवल सफेद बर्फ मिलता है तो एक ऐसा अद्भुत मनोरम दृश्य पैदा करता है जिसका तुलना नहीं कर सकते। उसके बीच में रचे गए गीतों का जो फलक है, जो कैनवास है, जो स्पेक्ट्रम है, उसके बारे में लेखक ने अपनी भूमिका में लिखा है, और वो भूमिका के 10 बिंदु हैं मुख्य रूप से। भूपेन हजारिका, बॉब डिलन और नरेंद्र सिंह नेगी जी की तुलना के बाद 50 वर्षों की सृजन यात्रा के बारे में लिखते हैं लेखक। उस यात्रा के बारे में लिखते हुए जो सबसे बड़ी बात है कि उनके गीतों की खूबसूरती ये है कि वो गीतों और कविताओं के बीच की जो धुंधली रेखा है उसे मिटा देते हैं। उनके गीत, उनकी कविताएं गाई जा सकती हैं और उनके गीतों को कविता की तरह मंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी ये जो धुंधली सी रेखा है उसको मिटा देते हैं, लेखक का और हमारा भी मानना है, जितना हम जान सके हैं। उसके बाद दूसरा जो अंश है उसका, कि किसी भी भाषा के विलुप्त होने का सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये होता है कि उस भाषा की संस्कृति, उसका इतिहास, उसका पारंपरिक ज्ञान प्रणाली भी विलुप्त हो जाती है। और उस बारे में दुनिया भर के भाषाविद हैं, गणेश देवी हैं, उन्होंने लिखा है कि कितनी भाषाएं विलुप्ति के कगार पे हैं। और मैं इस 50 वर्षों की सृजन यात्रा में नरेंद्र सिंह नेगी जी ने रचा, उसके लिए पूरे उत्तराखंड जनमानस हम लोग कृतज्ञ हैं। वो भाषा भी कि कितने विलुप्त शब्दों को अपने गीतों में पिरो करके हम सब तक पहुंचाया। हम शहरों में रहने वाले लोग जिन्होंने गढ़वाली भूल गए थे, उन्होंने फिर से उसको आत्मसात किया। उसका कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है हमारे पास, लेकिन
मैं मानता हूं कि उनके गीतों को सुनने के बाद बहुत से लोगों ने वापस अपनी भाषा की जड़ों की तरफ अपना सफर शुरू किया, जो किसी हीन भावना से ग्रस्त होकर के अपनी भाषा को छोड़ने लगे थे। यह हमें याद दिलाऊं कि उसका कोई गणना नहीं कर सकते, लेकिन मैं खुद महसूस करता हूँ कि कितने लोग हैं जिन्होंने उनके गीतों को सुन के महसूस किया कि हमारी भाषा की थाती कितनी गहरी और कितनी अजस्र निरंतर शब्दों से भरी हुई। और इस लेखन के दौरान लेखक ने अपनी भूमिका के 65 पृष्ठों में, मैं उसकी भूमिका नहीं मानता, उनके लेखन को लेकर के उनका जो बुनियाद है वो 10 शीर्षक है। वो गढ़वाली में है लिखे हुए, किताब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि कितनी खूबसूरती के साथ में उन्होंने शीर्षक को चुना। उस शीर्षक के भीतर जो गीत निहित हैं, उन गीतों के भीतर जो शब्द निहित हैं, जिनको ढूंढा गया है, जो हमारे लिए दुर्लभ है, उन सब को उन्होंने किस तरह से पिरोया है। कुछ लोग कह सकते हैं कि शब्दों का एक डिक्शनरी है, कोई आदमी गढ़वाली के 1000-2000 शब्दों को सीख ले तो कवि बन जाएगा, गीतकार बन जाएगा। ये मुमकिन नहीं है। नरेंद्र सिंह नेगी जी ने अपनी संवेदना के उस सफर से गुजरते हुए, यात्रा से गुजरते हुए जो गीत रचे, उन्हीं गीतों में सायास अनायास वो शब्द समाहित हुए। उन्होंने ढूंढा, उस पर बात की, क्योंकि मेरे बहुत सारे मुद्दों पर बात उनसे हुई है कि किस तरह से शब्दों को ढूंढ करके अपने गीतों कविताओं का हिस्सा बनाया जाता है। और इतना मुश्किल काम है कि हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। जिन शब्दों का इस्तेमाल लोग ने बंद कर दिया है, जन सामान्य ने बंद कर दिया है, उन शब्दों को उठा करके गीत के केंद्र में लिया ना, ये छोटी बात नहीं। तो ये जो बात है कि नोम चॉम्स्की से लेकर गणेश देवी से लेकर के सिल्विया हेस्टन वार्नर ने माओरी भाषा के विलुप्ति होने पे काम किया, हिब्रू भाषा का सवाल है। और उसके अलावा कृष्ण कुमार कहते हैं और अब भी कहते हैं कि मातृभाषा में सीखने का सवाल है, वो बुनियादी सवाल है। तो ये जो रचना है उसमें आगे वो कहते हैं कि जो विलुप्ति की बात है, मैं ऋणी हूँ, मैं कहता हूँ कि हम सब लोग ऋणी हैं आपके, कि भाषा को विलुप्त होने की मैं बात नहीं करता, लेकिन उसको बचाने में, उसको प्रसारित करने में और लोग को वापस भाषा की जड़ों तक लाने में आपका अद्वितीय योगदान है। उस योगदान का